हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स फिजिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 8। पार्ट 7 तक हमने सारे मेजर टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अपार्ट फ्रॉम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड गॉस लॉ। ठीक है, इन दो टॉपिक्स के अलावा हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, डेरिवेशंस, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स एंड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। फाइन, आज हम लेने वाले हैं सीबीएसई के कुछ बोर्ड्स के पीवाईक्यूज ऑन टॉर्क, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्ट 7 जो था हमारा वो इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड था, टॉर्क, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड था। तो उसी से रिलेटेड कुछ बोर्ड्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट 7 देखा हुआ है, ठीक है, तो आप कुछ रिवीजन पार्ट जो मैं अभी करने वाला हूँ आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने पार्ट 7 नहीं देखा है और वो डायरेक्ट पार्ट 8 देख रहे हैं तो उन्हें भी ये वीडियो समझ में आना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं इसमें। फाइन, इसलिए मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको कि टॉर्क, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी में हमने क्या देखा था या उन चीज़ों का जो हमें इस पार्ट में यूज़ होने वाले हैं। फाइन, ओके। सो हमने देखा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जाएगा तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है विच इज QE और इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है विच इज QE, और दोनों फोर्स के बीच में एक लाइन ऑफ एक्शन जिनके बीच में कुछ गैप है, जैसे इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इनके बीच में कुछ गैप है जिसकी वजह से इसमें टॉर्क लगेगा जो इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। और उस टॉर्क का हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ये हमने डेरिवेशन किया है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये डेरिवेशन किया है, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। या अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो दैट इज P क्रॉस E। ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, जहां पर थीटा जो है वो एंगल है बिटवीन P एंड E। जैसे E इस डायरेक्शन पे है और P डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम -Q टू +Q, मतलब इस डायरेक्शन पे। सो P और E के बीच में ये है एंगल थीटा। फाइन, सो ये हुआ टाउ का एक्सप्रेशन। टाउ की ऐसा यूनिट ऑफ टाउ होता है दैट इज न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फाइन, और टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू P एंड E बोथ। ठीक है, इसका डायरेक्शन P और E दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इतना हमने टाउ में मतलब टॉर्क में डिस्कस किया था। इसके बाद जैसे ही मैं इस डाइपोल को अपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट करने की कोशिश करता हूं, अभी क्या हो रहा है कि ये जब डाइपोल यहां पर रखा हुआ है तो ये इसी डायरेक्शन में अपने आप रोटेट होगा, बट मैं क्या कर रहा हूं, उसको अपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट करना चाह रहा हूं। सो अपोजिट टू फोर्स में वर्क कर रहा हूं, इसलिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, मुझे कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी अपनी, और वो एनर्जी इस सिस्टम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और उस वर्क डन का हमने फॉर्मूला भी निकाला था। अगर मैं θ1 से θ2 तक इस डाइपोल को रोटेट करना चाहता हूं तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा आया था -PE cos θ2 cos θ1, और यही वर्क डन क्या हो जाता है हमारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहीं से हमने डिराइव किया था पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पर्टिकुलर एंगल थीटा हो जाता है PE cos θ, जिसका वेक्टर फॉर्म हमने लिखा था -P.E। यहां से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हमने लिए थे, जिसमें से 2 केस की जरूरत आज हमको पड़ेगी। ठीक है, सो हमने पहला केस यहां पर लिया था जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब P और E आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इन दैट केस U की वैल्यू क्या हो जाएगी, -PE cos 0 विच इज -PE cos 0 कितना हो जाता है, 1। और एक और केस लिया था हमने, केस 3 लिया था हमने उस टाइम पे। केस 2 में थीटा 90 डिग्री था और यहां पर केस 3 में हमने 180 लिया था। अभी हमें इसी की जरूरत है इसलिए मैं वही ले रहा हूं। U की वैल्यू हो जाएगी -PE cos 180, cos 180 हो जाता है -1, तो U की वैल्यू हो जाएगी PE। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल तब होता है जब उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। इतना कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक इसके साथ एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल भी लिया था।
ठीक है, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है, पार्ट 7 नहीं देखा है, तो इसके बेसिस में हम आज का जो वीडियो है वो समझ सकते हैं। फाइन, आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, शो दैट नो ट्रांसलेटरी फोर्स एक्ट्स ऑन इट, द डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द फील्ड, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू द एंगल ऑफ 180 डिग्री। फाइन, ओके, सो ए पार्ट देख लेते हैं पहले इसका। बोल रहा है कि एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी, इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जो हम 2a कंसिडर करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एंड दैट इज इक्वल टू QE, और यहां पर ये है QE के बराबर। ट्रांसलेटरी फोर्स मतलब अगर मैं बोलूं तो एक्स एक्सिस में, अगर हम ये फिगर कंसिडर करें तो एक्स एक्सिस में क्या फोर्स लग रहा है, तो एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। एक फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है, एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है, और दोनों ही इक्वल है, QE और QE। तो अगर मैं ए पार्ट कंसिडर करूं, ट्रांसलेटरी फोर्स, ये कितना हो जाएगा? QE माइनस QE, विच विल बी इक्वल टू 0। ट्रांसलेटरी फोर्स क्या है? 0 न्यूटन है। क्लियर है? इन फोर्स की वजह से तो ये रोटेट होता है, आगे पीछे तो मूव नहीं करता है, इसलिए ट्रांसलेटरी फोर्स क्या है? 0 है। और आप देख सक रहे हैं यहां पर कि इक्वल मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं और 0 न्यूटन का फोर्स है। सेकेंड पॉइंट है, द डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल टू द फील्ड, फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग इट थ्रू द एंगल ऑफ 180। ओके, सो सेकेंड पार्ट में हमें बोल रहा है कि अगर मुझे θ1 विच इज 0 डिग्री से θ2 विच इज 180 डिग्री में इसको रोटेट कराना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अभी हमने वर्क डन का फॉर्मूला यहां पर लिखा है, दैट इज -PE cos θ2 माइनस cos θ1, यही फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू -PE cos θ2 विच इज 180 माइनस cos θ1 विच इज 0 डिग्री। फाइन, सो दैट इज -PE cos 180 होता है -1 माइनस cos 0 होता है 1, विच इज -PE इंटू -2 विच इज 2PE। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी वर्क डन इज इक्वल टू 2PE जूल। ये जे जो है जूल, यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये जो सॉल्यूशन हमने किया हुआ है, ये जो भी क्वेश्चंस हम कंसिडर कर रहे हैं, ये सारे बोर्ड्स में आ चुके हैं। फाइन, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से सॉल्व हो जाएंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम हमें मिलता है 0 में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमें मिलता है 180 डिग्री में। फाइन, हमें बस इसको ध्यान रखना है। cos 180 होता है -1, cos 0 होता है 1, cos 90 होता है 0। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, depict the orientation of the dipole in stable and unstable equilibrium in the uniform field। stable equilibrium का ओरिएंटेशन क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का ओरिएंटेशन क्या है, हमसे पूछ रहा है। ठीक है, और यही हमने यहां पर डिस्कस किया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का 0 डिग्री, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का 180। ओरिएंटेशन मतलब वो किस एंगल पर इंक्लाइंड है। फाइन, तो अगर मैं स्टेबल की बात करूं, अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो ये कब मिलता है? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, क्योंकि इस केस में u हो जाता है -PE, वेयर u इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम होगी, ऑब्जेक्ट जो है वो उतना ही स्टेबल होगा, स्टेट जो है वो उतनी ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। फाइन, सेकेंड इज अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पर, जहां पर u हो जाता है PE विच इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। अगर मैक्सिमम होगा पोटेंशियल एनर्जी, इन दैट केस हमें स्टेबिलिटी कैसी मिलेगी? टोटल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस केस में डाइपोल। फाइन, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही है। आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 2 पॉइंट से कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, और कॉम्पिटिटिव में भी बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं सिर्फ यही 2 पॉइंट से, कि 0 डिग्री पे स्टेबल, 180 डिग्री पे अनस्टेबल। फाइन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल मोमेंट
ओके, डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, ओके, डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है 3 × 10⁻⁻8 फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आपको P की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 3 × 10⁻8। आपको E की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और ये कूलम मीटर। फाइन। फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहा है तो θ1 कितना है, 0 डिग्री है। और सेकेंड आपको बोल रहा है टू द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब थीटा कितना है, θ2 की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो कुछ पिछले क्वेश्चन जैसा ही एकदम ये, अगर 0 डिग्री से 180 डिग्री पर लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें वही फाइंड आउट करना है। फाइन। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 डिग्री, दैट इज cos θ2 माइनस cos θ1 विच इज 0 डिग्री। यही फॉर्मूला होता है हमारा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो θ2 यहाँ पर 180 हो गया, θ1 हो गया 0 डिग्री। वही वैल्यूज मैंने पुट कर दी यहाँ पर, दैट इज माइनस PE, मैं PE की वैल्यू आखिरी में पुट करता हूँ। ओके, cos 180 इज -1 माइनस cos 0 इज 1, सो इट कम्स माइनस PE इंटू -2 विच इज 2PE। और यही वैल्यू अभी पिछले भी हमारी आई थी पिछले क्वेश्चन में। फाइन। अब अगर P और E की वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो वर्क डन हमें मिल जाएगा, दैट इज 2 इंटू P इज 3 इंटू 10⁻⁻8 and E is 10⁻4. So that comes 6 into 10⁻⁴ जूल। और ये क्या है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमें करना पड़ेगा। एक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट है 3 × 10⁻8, अगर वो 10⁴ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा हुआ है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री में हमें अगर उसको ले जाना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज 6 × 10⁻⁴ जूल। ठीक है, आई होप आपको एकदम क्लियर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का ओरिएंटेशन क्या है और अनस्टेबल का ओरिएंटेशन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये डिग्रीज नहीं पता है तो ये क्वेश्चन छूट जाएगा आपसे, या क्वेश्चन में आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इट सेज टू स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल्स, बहुत अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, ये भी आपके बोर्ड्स में आ चुका है। टू स्मॉल आइडेंटिकल डाइपोल्स AB and CD, each of dipole moment P are kept at an angle of 120 degree as shown in figure। ये फिगर आपको दिख रहा है। What is the resultant dipole moment of the combination? ठीक है, if the system is subjected to E directed along positive x-axis, this one, what will be the magnitude and direction of torque acting on it? तो टॉर्क निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा, PE sin थीटा। E की वैल्यू नहीं दे रखा है, P की वैल्यू दे रखा नहीं है हमारे को, तो हमको सिर्फ वैल्यूज पुट नहीं करनी है, हमें सिर्फ P और E के टर्म्स में आंसर निकालना है। लेकिन ये तब हो पाएगा जब मैं इक्विवेलेंट P निकाल लूँ, रिजल्टेंट P निकाल लूंगा तो सेकेंड पार्ट मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। फाइन। अब उससे पहले मुझे रिजल्टेंट P निकालना है, जिसके लिए मुझे गिवन है AB एंड CD, दो डाइपोल ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये होता है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, माइनस क्यू से प्लस क्यू। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन में यहां पर पुट करना चाहूं, सो माइनस से प्लस मतलब CD वाला जो है उसका ये डायरेक्शन होगा P, और AB वाला जो है वो माइनस से प्लस मतलब ऐसा कुछ डायरेक्शन होगा, दैट इज P समवॉट लाइक दिस। ठीक है, जिनके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 120 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सो एक P मुझे ऐसे मिल रहा है और दूसरा P मुझे ऐसे मिल रहा है, जिनके बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो अगर मैं रिजल्टेंट P निकालना चाहूं तो मेरे पास फॉर्मूला है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, दैट इज अंडर रूट ऑफ A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है। फाइन। तो यहां पर A की वैल्यू है P, B की वैल्यू भी है P, और उनके बीच का एंगल जो है 120 डिग्री है। ये हम ऑलरेडी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लास 11th में और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये सब कर चुके हैं। ठीक है, सो मेरे पास दो वेक्टर्स है जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री दिया है, मेरे को उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये फॉर्मूला में मिलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, मैं सिंपल वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ।
फाइन। ए की वैल्यू है यहाँ पर p, तो p स्क्वायर, b की वैल्यू है p, तो p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p इंटू कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 होता है -1/2, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। अगर वो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे सो दैट बिकम्स 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इंटू -1/2। सो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस गिव्स अंडर रूट 2p स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस p स्क्वायर विच गिव्स अंडर रूट p स्क्वायर एंड द फाइनल वैल्यू विल बी p। तो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो p ही आ रहा है, फाइन। और ये अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कैलकुलेशंस करने का, तो ये आप याद रखिए, अगर दो इक्वल वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और वो 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो उनका रिजल्टेंट भी सेम वेक्टर आएगा। जैसे यहाँ पर p है तो वो रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी p ओनली, जैसे यहाँ पर हमको मिला है आंसर में, फाइन। आप इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हैं, फाइन। सो हमें रिजल्टेंट मिल गया दैट इज p। अब मुझे इसका डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला आपके पास जो था, सो डायरेक्शन दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू होता है b cos थीटा अपॉन a प्लस b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ओके, सो a की वैल्यू क्या है p, b की वैल्यू है p और थीटा कितना गिवन है 120 डिग्री। सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं, सो p sin 120 डिग्री अपॉन p प्लस p cos 120 डिग्री, ठीक है। सो हमसे हमको यहां पर वैल्यू मिल जाएगी p इंटू साइन 120 होता है √3/2। ओके, साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 120 क्या हो जाएगा, ओके आपको शायद इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जाएगी। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। ओके, साइन π/2 प्लस 30 कितना होता है, दैट इज cos 30। तो cos 30 कितना होता है √3/2, फाइन। सो ये हो जाएगा p √3/2 और नीचे वैल्यू आ जाएगी p प्लस p ऑफ cos 120 होता है -1/2, ठीक है। सो दिस विल गिव √3p/2 डिवाइडेड बाय ये p माइनस p/2 है विच गिव्स यू p/2। सो 2 से 2 कैंसल, p से p कैंसल, सो दैट इज √3। सो tan थीटा की आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है √3। सो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 विच इज 60 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमको 60 डिग्री। नाउ जो रिजल्टेंट है कुछ इस तरीके से हमको मिल रहा है p और ये 60 डिग्री आ रहा है और ये भी कितना है 60 डिग्री, क्योंकि टोटल 120 डिग्री था, फाइन। और जब मैग्नीट्यूड इक्वल थे तो इक्वल एंगल से ही रिजल्टेंट को जाना था, ये भी अंडरस्टूड था। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको कर रहे हैं तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं है, फाइन। ओके, अब आपको ये डायग्राम से मैं समझाता हूँ थोड़ा कि अभी तक हमने जो रिजल्ट निकाला है उसका मतलब क्या है। आपको पहले बोल रहा था कि व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या है p है, जिसका डायरेक्शन भी हमने निकाल लिया है 60। तो ये जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा है p, यहां से 60 डिग्री और यहां से नीचे से भी 60 डिग्री, फाइन। नेक्स्ट में मुझे बोल रहा है कि आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताओ टॉर्क का। टॉर्क का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए तो मुझे p और e के बीच का एंगल भी चाहिए होगा। p और e के बीच का एंगल जो है वो ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, फाइन। ओके, अब अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है तो ये तो 60 है और ये पूरा एंगल 90 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, करेक्ट है। और ये बचा हुआ एंगल जो है ये 30 है, फाइन। सो p और e के बीच का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, फाइन। ओके, चलो नेक्स्ट इज अगर मुझे टाउ फाइंड आउट करना है, सो टाउ इज p e साइन 30 डिग्री, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 30। एक p इस तरफ जा रहा है, दूसरा p इस तरफ जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल 120 है। मुझे जो रिजल्टेंट मिला है वो 60 डिग्री पे मिला है, ठीक है। अगर ये एक्सेस हम बनाएं तो ये पूरा 90 होगा, ये 60 है और ये पूरा 60 है, तो ये जो बचा हुआ है वो 30 होगा ना, तभी तो पूरा तो 90 बनेगा, ठीक है। सो साइन 30 आ गया यहाँ पर, सो दैट गिव्स p इंटू e इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2। सो टाउ की वैल्यू है pe/2, ये टाउ का मैग्नीट्यूड है विच इज न्यूटन मीटर, फाइन। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कि डायरेक्शन बताना है।
सो ई का डायरेक्शन ये है और पी का डायरेक्शन ये। अब टाउ का अगर डायरेक्शन पता करना है तो टाउ का डायरेक्शन क्या होता है? टाउ का डायरेक्शन होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू पी एंड ई। इसका फॉर्मूला है P क्रॉस E, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, P की तरफ पाम ओपन करेंगे ऐसे और E की तरफ फोल्ड करेंगे, तो ये इनसाइड जा रहा है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड द बोर्ड। फाइन, सो दैट इज द नेगेटिव Z डायरेक्शन। ओके, सो टाउ का जो डायरेक्शन है दैट इज माइनस Z डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टाउ, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम पर है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। फाइन, ओके। सो पार्ट 7 आप ज़रूर देख लें ताकि आपको ये सारी चीज़ों का डेरिवेशन अच्छे से समझ आ जाए। फाइन, उसके बाद अगर आप पार्ट 8 देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। फाइन, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और गॉस लॉ को चालू करेंगे। फाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का, ओके, क्लास 12 फिजिक्स के। फाइन, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।